इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। शुक्र है उसने सही समय पर राजकुमार को मिसाइल से बाहर निकाल दिया। लगता है यंत्र खराब हो गया, सीढ़ी अंदर नहीं आ रही। आर्यमान, तुम्हें विनू को लेकर खुद आना होगा। वो बहादुर है, बचा लेगा। अच्छा हुआ वो नौजवान राजकुमार को मिसाइल से निकाल कर ले गया, नहीं तो राजकुमार के चिथड़े उड़ जाते। परंतु वो नौजवान है कौन? ये है आर्यमान, ब्रह्मांड का महान योद्धा। इन्होंने ही राजकुमार वीनू की जान बचाई। आइए आर्यमान। सभासदों, आज हम जो ये खुशी देख रहे हैं
उसका सारा श्रेय ब्रह्मांड के इस महान योद्धा आर्यमान को जाता है। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आर्यमान ने बिना अपनी जान की परवाह किए राजकुमार वीनू को मौत के शिकंजे से छुड़ाया। साकेत ग्रह के निवासी और साकेत राज परिवार ब्रह्मांड के इस महान योद्धा का सदैव ऋणी रहेगा। अब हम आर्यमान से विनती करते हैं कि राजकुमार वीनू के राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर अपने 2 शब्द कहकर इस उत्सव को सफल बनाएं। महाराज वीनू, महामंत्री सुमंत और माननीय सभासदों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों को आपका प्यारा राजकुमार मिल गया और साकेत को उसका उत्तराधिकारी। जीवन एक अनबुझ पहेली है कि कब कौन मिल जाए और कब कौन बिछुड़ जाए। राजकुमार वीनू से मुलाकात होना भी अपने आप में एक संयोग था। उसके बाद घटनाक्रम कुछ ऐसा चला कि हम दोनों अनजाने में ही एक साथ हो लिए और आज यहां आपके इस ग्रह साकेत में पहुंच गए। सज्जनों, राज परिवार पर संकट आना, चालाकियों और चालबाजियों का शिकार होना, कदम कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना एक राजा के लिए अनिवार्य होता है। वो नए नए अनुभवों के दौर से गुजरता है और इसीलिए राजा के श्री, साहस और सूझबूझ में बढ़ोतरी होती है। हर मुसीबत का सामना करना राजा का फर्ज होता है और इसीलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने में कामयाब होता है। इस छोटी सी उम्र में राजकुमार वीनू ने जिस साहस, वीरता और दिलेरी का परिचय दिया है वो प्रशंसनीय है। बस थोड़े से धैर्य की कमी है, मगर मैं मानता हूं कि उसकी नींव हमारे साथ बिताए गए चंद लम्हों के बीच पड़ चुकी होगी। वैसे इनका भविष्य उज्जवल है। हम इनके सुखी और सफल जीवन की कामना करते हैं। महाराज वीनू की जय! 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 अब राजकुमार वीनू आप लोगों से मुखातिब होंगे। आदरणीय ब्रह्मांड का योद्धा आर्यमान, सभासदों एवं यहाँ उपस्थित सज्जनों, आज हम यहाँ अपने इस नए मेहमान आर्यमान का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा जीवन अब इनका ऋणी है। साकेत ग्रह के राजकुमार होने के नाते जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। मुझ में अनुभव की कमी है। मैं नहीं समझता हूँ कि अपने इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े राज्य का भार अपने इन कंधों पर संभाल पाऊंगा। इसीलिए इस राजगद्दी को मैं त्यागता हूँ। ये त्याग किस लिए? ये निर्णय तुमने क्यों लिया? तुम्हें तो सब कुछ मिल गया था। दुश्मनों का अंत हुआ, तुम्हारा साकेत ग्रह आजाद हुआ,
तुम्हारा लक्ष्य पूरा हुआ, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल गया। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम चाहिए। तुम्हारी जरूरत है मुझे आर्यमान। मेरी जरूरत तुम्हें थी लोखान से बदला लेने की, साकेत ग्रह को आजाद करने की। तुम्हारी वो सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है मीनू। अब तुम अपना राज्य संभालो। इतना बड़ा राज्य मैं नहीं संभाल सकता आर्यमान, मैं अभी बच्चा हूँ। एक न्यायप्रिय राजा बनने के लिए मुझे काफी कुछ सीखना पड़ेगा। मेरी शिक्षा अभी तक अधूरी है और ये शिक्षा मैं तुमसे प्राप्त करना चाहता हूँ। बस तुम यहाँ रुक जाओ। मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है मीनू। मेरी यात्रा अभी बाकी है और जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं रुक सकता। तो मुझे भी अपने साथ ले लो। तुम्हारा लक्ष्य पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता मीनू, क्योंकि मेरा रास्ता खतरों से भरा हुआ है और फिर साकेत को तुम्हारी जरूरत है। आर्यमान ठीक कह रहे हैं राजकुमार, इस समय साकेत को तुम्हारी बहुत जरूरत है। साकेत की जरूरत के लिए आप है, मंत्रिमंडल के सारे विद्वान सदस्य हैं, साकेत की सेना है। मैं आर्यमान के साथ रहकर उनकी मदद करूंगा। और आप भूल रहे हैं मंत्री जी कि इनका एक ऋण मुझ पर है और नियम के अनुसार ये ऋण मुझे चुकाना ही पड़ेगा। मेरा तुम पर कोई ऋण नहीं है, कोई ऋण नहीं है तुम पर। जो कुछ भी मैंने किया था वो मेरा फर्ज था और फिर भी अगर तुम इसे ऋण समझते हो तो मैं इससे तुम्हें मुक्त करता हूं। मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ आर्यमान। तुमने कितनी बार मेरी जान बचाई है और जान बचाने का बदला जान बचा कर ही चुकाया जा सकता है। यह हमारे ग्रह का उसूल है। बदला चुकाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है विनो। जरूरी नहीं है कि बदला अभी चुकाया जाए। साकेत ग्रह को तुम्हारी जरूरत है। हाँ राजकुमार, आर्यमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितने इंतजार के बाद साकेत को उसका राजकुमार वापस मिला है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो प्रजा का मनोबल फिर से गिर जाएगा। उसका फायदा उठाकर राज्य के दुश्मन उपद्रव शुरू कर सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं। देखो मीनू, महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं। इस समय साकेत ग्रह को तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। अगर तुम यहाँ नहीं रुके तो राज्य में नए नए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। इसलिए समय की मांग को देखते हुए अपनी जिद छोड़ दो। और देखो, तुम मुझे हमेशा अपने साथ समझो। जब कभी भी तुम मुझे याद करोगे अपने पास ही पाओगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी आज्ञा। अब साकेत ग्रह भी हमारा अड्डा बन जाएगा। महासामंत नारद की जय हो। क्या समाचार लाए हो? लोखान का यान हमारे यान पर उतरने की आज्ञा चाहता है महासामंत। लोखान का यान? लगता है वो आर्यमान को लेके आ रहा है। बेवकूफों, अभी तक उसको उतरने की आज्ञा क्यों नहीं दी? जाओ, उतरने दो उसको। जो आज्ञा। आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान। महासामंत नारद की जय हो। तुम? आर्यमान कहाँ है? महासामंत नारद, आर्यमान को तो हम नहीं ला सके। परंतु लोखान ने हमसे वादा किया था कि वो बहुत जल्दी आर्यमान को हमारे हवाले कर देगा। लोखान कहाँ है?
महासामंत नारद, लोखान मारा गया। किसने मारा हमारे लोखान को? आर्यमान ने। आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान! आर्यमान मेरी हर बाजी पलट देता है। सैनिक, तुम ये बताओ साकेत ग्रह का क्या समाचार है? साकेत ग्रह पर वीनू का राज स्थापित हो गया। वीनू को साकेत का राजा घोषित कर दिया गया और महासामंत नारद, ये सब आर्यमान की मौजूदगी में हुआ। तो इसका मतलब आर्यमान अभी तक साकेत ग्रह पर है। चालक, तुम शीघ्र अपने सैनिकों को साकेत ग्रह पर भेजो और आर्यमान की मौत की खबर हमें सुनाओ। जाओ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महासामंत नारद? देखो, तुम यहां से सीधा साकेत ग्रह पहुंचो और वहां के एक एक पल की खबर हमें दो। जो हो। और सुनो, अगर तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया तो हो सकता है कि एक दिन तुम साकेत ग्रह के उप मुख्यमंत्री या राज्याधिकारी बना दिए जाओ। आप फिक्र न करें महासामंत नारद, मैं आपको सारी सूचनाएं और साकेत में आपके लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा। तुम जल्दी साकेत ग्रह पहुंचो और आर्यमान को पकड़वाने में हमारे सैनिकों की मदद करो। जाओ। जो आज्ञा महासामंत नारद। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। साकेत में रुकने के आपके निमंत्रण के लिए आपको धन्यवाद, परंतु मेरी मजबूरी है, मैं कहीं रुक नहीं सकता। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? मैं एक खास मकसद के लिए निकला। जब तक उस मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठ सकता। आप अपने मकसद के बारे में मुझे नहीं बता सकते? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसमें कोई कुछ भी मदद नहीं कर सकता। ये मेरी तलाश है जो मुझे खुद ही करनी है। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मत बताइए। मगर इतना ख्याल रखिए कि किसी चीज की तलाश के लिए जरा सा सुराग या उसकी जानकारी अहमियत रखती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हम अग्निमुख की यात्रा पर हैं। अग्निमुख? अग्निमुख तो आर्याने आकाश गंगा में नहीं है। वहां आप किस लिए जा रहे हैं? दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने। चंद्रहास? चंद्रहास को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल काम। आप चंद्रहास के बारे में जानते हैं? ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु चंद्रहास के बारे में अपने बाप दादों से बहुत कुछ सुन चुका हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक चंद्रहास जैसा दिव्यास्त्र पूरे ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिशें की, बड़ी बड़ी यात्राएं की, परंतु आज तक चंद्रहास तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। अच्छा? हाँ, क्योंकि चंद्रहास तक पहुंचने का कोई रास्ता या नक्शा ही नहीं है। चंद्रहास के बारे में यह कहा जाता है कि जिसको वो मिलने वाला होता है उससे स्वयं रास्ता बताता है। मगर चंद्रहास रास्ता कैसे बताता है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, एक व्यक्ति है जो अब काफी बुजुर्ग हो गया होगा। उसको चंद्रहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। कौन है वो व्यक्ति? कहाँ रहता है? एक ग्रह है टाटू ग्रह, वो उसी पर रहता है। टाटू ग्रह कहाँ है? टाटू ग्रह आर्याना आकाश गंगा के एकदम किनारे पर है। आप मुझे उस व्यक्ति का नाम और पता दीजिए, मैं उससे मिलकर जानकारी लूंगा। मैं टाटू ग्रह जाऊंगा। वो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है सुमंत जी।